Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of December 2023. तो गाइस आज है तारीख 3 दिसंबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ एडन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये उधार देने के प्रावधान हैं। तो ये जो प्रावधान है ये कौन सी बॉडी से रिलेटेड है, ये आपने बताना है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई सारी बेसिक चीज़ें प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, आज से कुछ दिनों पहले हमने ये पढ़ा था कि चाइना के अंदर एक रहस्यमयी बीमारी तेज़ी से फैल रही है, जिसको नाम दिया गया बाद में निमोनिया। बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। चाइना के हॉस्पिटल्स बच्चों से बुरी तरह से भरे हुए हैं। अब दोस्तों वो बीमारी धीरे धीरे करके अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंच रही है और ये चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बताया है अमेरिका ने। हुआ क्या, अमेरिका में भी पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्तर पर फैलने वाली बीमारी देखने को मिली है और वह बीमारी का नाम दिया गया है वाइट लंग सिंड्रोम, जिसके अंदर में जो इंसान के फेफड़े हैं वो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है ये अमेरिका के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल डेनमार्क, नीदरलैंड और चाइना में तो है ही, यहाँ सभी जगह पर इसके केसेस नज़र आने शुरू हो चुके हैं। तो अमेरिका के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत सारे एमपीज़ हैं जिनकी मांग यह है कि जो चाइना से आना जाना है इसको तुरंत बैन किया जाए। चाइना से जो ट्रैवलिंग हो रही है इसको पर्टिकुलर तरीके से बैन कर दिया जाए, क्योंकि बैन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ 2019 वाली जो स्टोरी है वो वापस रिपीट हो सकती है। 2019 में हम सभी को पता होगा, 2019 में अंत के समय पर क्या हुआ, हम सबको पता चल चुका था कि चाइना में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी फैल रही है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास में खुलकर नहीं आ रही है, क्योंकि चाइना का जो मीडिया वगैरह है वो पूरी तरह से सरकार ही चलाती है। तो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ पाना वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि बीमारी फैल रही है, तो दोस्तों वहाँ के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं जिसके माध्यम से ढेरों इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ चुकी हैं और कुछ पूछ रहे हैं तो चाइना खुलकर इसके बारे में बता नहीं रहा है। यानी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन जैसे कोविड के समय पर की गई थी। 2019 में चाइना में कोरोना फैला और उसके बावजूद हम पूछते चले गए उनसे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं, छोटी मोटी बीमारी है, हम उसको हैंडल कर लेंगे, यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, एट द लास्ट जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया इधर से उधर, ये बीमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गई। पूरे दुनिया में यहाँ पर लॉकडाउन लग गया साल 2020 में, फिर साल 2021, साल 2022 भी हमारा समथिंग कुछ ऐसा निकल गया था स्टार्टिंग का। तो ये प्रॉब्लम्स दोस्तों फिर से रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा यहाँ पे अमेरिकन लीडर्स का कहना है। उनका सीधा स्टेटमेंट यही है कि फटाफट चाइना से ट्रैवलिंग के ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अगर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से बार बार। आप उनका ट्वीट देखो, बहुत सारी रिक्वेस्ट की गई है, भाई जो भी है बता दो हमें, लेकिन चाइना खुलकर इसके ऊपर बातचीत करने को रेडी है नहीं। समझ गए? तो ये जो बीमारी है इसका नाम क्या दिया गया है, वाइट लंग सिंड्रोम।
अगेन एक और रहस्यमय निमोनिया आउटब्रेक है, बिल्कुल चाइना में जो ये बीमारी फैली है ना, उसी से ही बिल्कुल संबंधित है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तभी तो अमेरिका कह रहा है कि ये जो, क्योंकि देखो अमेरिका और चाइना के जो व्यापार संबंध हैं, रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पर व्यापार चलता है दोनों के बीच में। बहुत सारे चाइनीज़ लोग यूएसए भी जाते हैं। तो अमेरिका का कहना है पॉसिबिलिटी है कि ये जो चाइना के अंदर आउटब्रेक हुआ है बीमारी का, यही वाली बीमारी हमारे यहाँ भी फैल चुकी है, जिसको नाम दिया गया वाइट लंग सिंड्रोम। समझ गए? तो अब मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ बताता हूँ वाइट लंग सिंड्रोम के बारे में। ना सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। निमोनिया के पीछे का जो एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है, एक नया स्ट्रेन यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको वाइट लंग सिंड्रोम का नाम दिया गया है। और ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा चाइना, डेनमार्क, यूएस और नेदरलैंड के अंदर भी हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले तो ये बीमारी बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है, स्पेशली यहाँ पर 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको। और ये जो बीमारी है ये एसोसिएटेड है लंग से, जैसा हमको नाम से ही पता चल रहा है, वाइट लंग्स डिजीज़। वाइट लंग सिंड्रोम में हो रहा क्या है कि एक इंसान के जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ जा रहे हैं और वो फेफड़े काम करने बंद कर जा रहे हैं। और आपको पता है वो जो फेफड़े हैं वो हमें सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। जो एयर सैक्स होते हैं लंग के, वो हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उसी ब्रीथिंग के अंदर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है ना, इसको कभी कभी हम अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उससे भी एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ARDS की फुल फॉर्म है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिस दौरान हमारे जो लंग्स के, फेफड़ों के जो एयर सैक हैं उसके अंदर एक लिक्विड भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे हो जाती है, निमोनिया, सेप्सिस या ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। तो अभी जो यहाँ पर ये केसेस बढ़ रहे हैं वाइट लंग्स कैंसर के, वाइट लंग सिंड्रोम के, निमोनिया के, तो इससे दोस्तों ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और नई नई बीमारियाँ यहाँ पे लोगों में देखने को मिल सकती हैं। या फिर ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है इसकी वजह से PAM नाम की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस। तो दोस्तों ये भी एक अनकॉमन लंग डिसऑर्डर है, यानी अगेन फेफड़ों से संबंधित ही एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है। एग्जैक्टली होता क्या है, अगेन जो हमारे एयर सैक्स हैं जिसके माध्यम से हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम भर जाता है। और कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, सांस बहुत छोटी छोटी आ रही होती हैं, कफ हो रहा होता है, सीने में दर्द हो रहा होता है, यानी कि अगेन ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज़ हमको फेस करनी को मिल जाती है। फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है दोस्तों, अगेन ये भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो सिलिका होता है, सिलिका मतलब एक डस्ट है, ठीक है, जो कूड़ा करकट है, ठीक है। अब ये जो डस्ट है दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है, रेत में पाया जाता है, स्टोन में पाया जाता है। तो ये डस्ट जब एक इंसान के अंदर जाता है तो इससे भी यहाँ पर हमारे लंग्स डैमेज होते हैं, जिससे यहाँ पर सांस लेने में परेशानी, कफ और चेस्ट पेन यहाँ पे शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सिलिकोसिस। तो जो अभी यहाँ पर ये वाइट लंग सिंड्रोम है दोस्तों, ये वाइट लंग सिंड्रोम इस प्रकार की और भी बहुत सारी बीमारियों को इंसान में बना सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब क्वेश्चन यह है कि मान लो किसी को वाइट लंग सिंड्रोम होता है तो उसके में सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे, क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सांस लेने में तकलीफ होगी, बहुत छोटी छोटी सांसें आ रही होंगी, ठीक है, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, बुखार बहुत तेज़ होगा, थकावट यहाँ पे शरीर में हमेशा रहने वाली है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि वाइट लंग सिंड्रोम के पीछे का मेन रीज़न क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, मेन कारण क्या है। तो अभी जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो भी अभी पता नहीं चला गया है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आखिरकार इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स ने एक सजेशन ये दिया है कि ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस के कॉम्बिनेशन की वजह से दोस्तों प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जैसे कोविड-19 यहाँ पर एक वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, या कोविड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आप लोगों ने यहाँ पर देखे। तो यहाँ पर ये भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जिसके पीछे बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सवाल यहाँ पर यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों वाइट लंग सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है इसके पीछे के मेन कारण का, कि इसके पीछे का कारण क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे के पास में प्रेजेंट हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स देना, एंटीवायरल प्रेजेंट करवाना, ऑक्सीजन थेरेपी देना, वेंटिलेशन देना, ठीक है, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करवाना। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिससे यहाँ पर एक इंसान की जो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ठीक है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जो बीमारी है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले समय पर अगर हमने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो लॉन्ग टर्म डैमेजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से इस पूरे आर्टिकल की क्लैरिटी मिल चुकी है।
आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपकी न्यूज़ है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा आपको दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट पेज पर आज के एक आर्टिकल दिया गया है जहाँ पे बात की जा रही है बैटलिंग वाटर वोज इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी। क्या है मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आज क्या है तारीख, 3 दिसंबर। तो क्या है, आज से कई साल पहले, यानी अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 3 दिसंबर 1984, ये 1984 का दिन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था, स्पेशली भोपाल के लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों 3 दिसंबर 1984 में क्या होता है, भोपाल के अंदर में एक कंपनी से गैस लीक हो जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आपने सुना होगा। यह डिज़ास्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। यह डिज़ास्टर उस समय पर इतना खतरनाक था कि जो गैस लीक हुई थी उसकी वजह से लगभग 5,500 लोगों की जान गई, लगभग 36,000 लोग इंजर्ड हो गए, 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर लोग आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। मतलब 5 लाख के आसपास इंजर्ड हो गए, और उसके बाद यहाँ पर 35 से 40,000 लोग यहाँ पर आज के समय पर डिसेबल हो चुके हैं। सही से यहाँ पर उनके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इतना खतरनाक ये डिज़ास्टर था। और ये जो मैंने आपको डेटा बताया सरकारी डेटा है, अगर आप रियलिटी देखोगे तो हो सकता है यहाँ पर ये नंबर और ज़्यादा हो। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था 3 दिसंबर 1984, या अगर हम बात करें 2 दिसंबर 1984 की रात में, ठीक है, देर रात की बात है और ठंड भी भयानक पड़ रही थी उस समय की। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है। तो राशिद खान उस समय के यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर सारी चीज़ें याद है कि भाई 1984 में 2 दिसंबर की रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, ये आपस में बैठे थे 4 दोस्तों के साथ में, अचानक से इनकी आंखों में जलन मचने लगी। लोग यहाँ पर चिल्लाने लगे, भाई गैस निकल गई है कंपनी से, गैस लीक हो चुकी है, इस तरीके की आवाज़ें आने लगीं। और उसके बाद वाकई में देखा गया तो ये जो कंपनी आप देख पा रहे हो ना, ये कंपनी जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुकी है आज के समय पर, ये कंपनी है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री कहाँ पर है, भोपाल में। ये थी बेसिकली, अब तो देखो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। यही फैक्ट्री मेन रीज़न है जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या हुआ था, इस ट्रेजेडी में ये फैक्ट्री से एक गैस निकल गई थी। उस गैस का नाम क्या है, MIC। MIC बोले तो मिथाइल आइसोसियानेट। ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामिनेशन में यही पूछा गया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी या कौन सी गैस लीक हुई थी, तो वो MIC है, मिथाइल आइसोसियानेट। तो दोस्तों ये लीकेज हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिला। तो कहोगे आज हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं और आज भी 3 दिसंबर है। लेकिन दोस्तों इस यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री के जो आसपास के रीजन्स हैं, यहाँ की मिट्टी है, आसपास का जो पानी है, उसमें अभी भी ये हार्मफुल और टॉक्सिक मेटल्स हमको नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसको सरकार ने अभी तक रिमूव नहीं किया है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई इतने साल निपट चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे स्टडीज़ की गई और स्टडीज़ में ये पाया गया कि इस फैक्ट्री के आसपास का जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी प्रेजेंट है ज़मीन के नीचे, उस पानी के अंदर अभी भी हैवी मेटल्स हैं और बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। और अगर यहाँ पर कोई इंसान उसके कांटेक्ट में आए तो उसको कैंसर हो जाए या दूसरी बीमारी से यहाँ पे वो सफ़र करने लगे। इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने उसको हटाया नहीं है, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ ये था कि टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी से निकल कर आया, जो कि सबका सब मिट्टी में मिल गया, कुछ पानी में गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। तो यही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के जो प्रॉमिस है वो अभी भी यहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। उस प्रॉमिस को करना ज़रूरी है, और यहाँ पे अगर लोगों की सुरक्षा चाहिए तो उस एरिया से ये टॉक्सिक मेटल्स को साफ़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए। तो ये था यहाँ पर वो कंप्लीट आर्टिकल। लेकिन आपसे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और भी कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने पता होना चाहिए, क्या है ये एग्जैक्टली ट्रेजेडी, है ना। और उसके बाद में कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे पूरे इतिहास में अभी तक का सबसे भयंकर या सबसे भयानक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रहा है। 2 और 3 दिसंबर, 2 दिसंबर की रात में हुआ था, फिर 3 दिसंबर पूरा दिन ये कह सकते हो ट्रेजेडी बरकरार रही, ये बर्बादी होती रही। ये स्पेशली हुआ क्या, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के अंदर जो एक पेस्टिसाइड प्लांट है, कीटनाशक का प्लांट लगाया गया था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्लांट है, इसी से एक भयानक गैस, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस, जिसको नाम दिया गया मिथाइल आइसोसियानेट, ये गैस यहाँ पर रिलीज़ हो जाती है। और इस गैस के रिलीज़ होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई हैंड टू हैंड। क्योंकि अगर एक इंसान तुरंत अगर इस गैस को एक लंबी सांस के तहत सूंघ ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों ये जो गैस लीक हुआ था, इसके पीछे के मेन कारण क्या थे, ये अभी भी पता नहीं चला है साफ साफ।
है ना। इसको लेकर अभी भी डिस्प्यूट रहते हैं। कहोगे पता तो है सर पानी से मिल गई थी, हाँ बताया जाता है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स ये बोलते हैं डिस्प्यूटेड है, किसी को कुछ पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये गैस लीक आखिरकार हुई कैसे, ये डिजास्टर क्रिएट कैसे हुआ। लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशंस या कुछ यहाँ पे जो स्टडीज़ है वो हमको ये बताती हैं कि जो ये प्लांट है, ये प्लांट ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिथाइल आइसोसियानेट नाम की गैस को स्टोर करके रखता था। एक ऐसी गैस जो कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटिकल केमिकल है, ठीक है। और इसको यहाँ पे रखा तो इन्होंने, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करा। ऐसे यहाँ पर बेकार से टैंक में उस गैस को यहाँ पर डाल दिया, तो वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार था। ये कंपनी बहुत ही कंजूसी दिखा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाफ की सेफ्टी की कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही थी उस समय पर, इसका बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका था। मार्केट कंपटीशन में दूसरी कंपनियां आगे निकल रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने अपने कंपनी के अंदर में, अपने फैक्ट्री के अंदर में कोई भी रिस्टोरेशन नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार था, और ऐसे में ही यहाँ पर इतनी भयानक गैस इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। और जो ये प्लांट है ये ऊपर से एक बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन वाले एरिया में लोकेटेड था। आसपास के क्षेत्र में पूरे घर ही घर आपको देखने को मिल जाता है वहाँ पर, समझ गए। और एक रात में यहाँ पर, मतलब ये जब डिज़ास्टर हुआ तो बोला जाता है कि बहुत सारा जो पानी है वो इस गैस वाले टैंक में चला गया। यानी इस गैस, ये जो मतलब बोला ये जाता है कि भैया यहाँ पर ये टैंकर है, इसके ऊपर से पानी की पाइपलाइन जारी है, अब पाइपलाइन में कहीं ना कहीं लीक हो गया, वो पानी जो है टपक कर क्या हुआ, इस गैस में चला गया, पानी टपकता रह गया, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो बहुत सारा पानी जब एंटर हो गया इस मिथाइल आइसोसियानेट में, इससे ये डिस्ट्रक्शन हुआ। कहोगे क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो MIC गैस है, मिथाइल आइसोसियानेट, ये पानी से मिलकर और ज़्यादा जहर बन जाती है, ठीक है। अगर ये पानी से ना मिलती तो शायद इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन ना क्रिएट होता। ये पानी से मिलते यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने लगती है, प्रेशर को इंक्रीज़ करने लगती है। इसने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टैंक के अंदर में प्रेशर को यहाँ पर तेज़ी से इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से ये गैस आसपास के एटमॉस्फेयर में तेज़ी से फैल गई। जो इंसान सूंघे, एक लंबी सांस खींचे, वो यहाँ पर तुरंत ख़त्म हो जाए। इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी थी। अब दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा डिज़ास्टर क्रिएट हुआ। अब इसके बदले में रिएक्शन क्या आया दुनिया भर से, ये देखो। अब 2019 में एक रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इन्होंने ये बोला कि लगभग कम से कम 30 टन्स के आसपास जो ये जहरीली गैस है, इसने कहीं ना कहीं 6 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को पूरी तरह से अफेक्ट किया है, ठीक है। ये जो डिज़ास्टर है ये दुनिया का मेजर इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर इंसिडेंट्स में ऐड किया गया है, और इस वजह से उसके बाद कई सारे प्रकार के कानून को पास किया गया ताकि ऐसे डिज़ास्टर दोबारा ना कंडक्ट किए जाएं। क्योंकि 1984 में डिज़ास्टर हुआ, उसके अगले साल यानी कि 1985 में भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर करके यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया 1985 का। यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक राइट दिया गया, एक हक दिया गया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस पूरे डिज़ास्टर में विक्टिम रहा, जिसको नुकसान हुआ है ना, उसको कहीं ना कहीं उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। फिर उसके बाद में एक और एक्ट लेकर आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक प्रकार के एक्शन को लेने स्टार्ट किया कि भाई हम हर एक प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आएंगे, जिससे इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्री का कोई बुरा नुकसान हमारे ना एनवायरमेंट पर पड़े, ना ही पब्लिक सेफ्टी के ऊपर पड़े। फिर उसके बाद में एक और कदम उठाया गया, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 को बनाया गया, ठीक है। ये जो इंश्योरेंस एक्ट लेकर आए थे, इसने क्या किया, ऐसे व्यक्ति जो कि बुरी तरह से अफेक्टेड थे या फिर अफेक्ट हो रहे थे इस प्रकार के एक्सीडेंट से, तो उनको यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर उसी प्रकार से एक और एक्ट लेकर आया गया बाद में, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो भारत ने इस एक्ट को 2010 में बनाया ताकि यहाँ पर कोई भी पर्सन, अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर कोई होता है और उससे पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए दोस्तों ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया। तो ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, जिससे सीखते हुए हमने कई सारे प्रकार के लॉज को डेवलप किया। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, लेकिन कंप्लीट आर्टिकल के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहीं से बनेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। यहाँ पे आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, वाइट लंग सिंड्रोम और भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो दोनों आर्टिकल में जो बैकग्राउंड डेटा है उसका एक PDF प्रोवाइड करवाया जाता है आपको, और वो PDF होता है वो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी कि चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। आपकी जो परेशानी होती है ना भाई, क्या लिखें क्या ना लिखें, कैसे नोट्स बनाने, वो परेशानी दूर हो जाती है। केवल वीडियो देखो और बाकी अपने स्टैटिक पोर्शन की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि सारा जो नोट्स का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है इस PDF के अंदर।
अच्छी बात यह है कि ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उसके ढेर सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। सवाल यह है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट वगैरह क्या है। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा हमेशा के लिए 499 रुपये आपने खर्च करने होंगे, या फिर कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। ये इतना छोटा अमाउंट है जो आप इधर उधर स्पेंड कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आपको, ऑब्वियस ही बात है, कुछ ही दिनों के अंदर में आपका ये इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर हो जाएगा। आप यहाँ पे सोचोगे यार जो मैंने अमाउंट खर्च किया था वो मेरा रिकवर हो चुका है। इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। अब सवाल यह है ज्वाइन करने के लिए करना क्या है। व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना या मैं इंटरेस्टेड हूँ, है ना, इस प्रकार कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना कि मुझे एग्जैक्टली किस तरीके से फ़ायदे होंगे यहाँ पर, और उसके बाद जाके अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर किया करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा टारगेट होता है 5000 लाइक का। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से इस टारगेट को पहुँचाया नहीं है। आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री है यार, बस खाली लाइक के बटन को प्रेस करना है, लेकिन उससे सपोर्ट मुझे और बाकी सारे लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है। बाकी चाहोगे तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपा यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलिए आते हैं वापस। ना जो हमारा अगला आर्टिकल है, अगेन जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज ज़्यादातर आर्टिकल बीमारियों से रिलेटेड है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना तो है हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है कि साल 2022 में दोस्तों 66% के जो मलेरिया केसेस हमको नज़र आए हैं साउथ ईस्ट एशिया से निकल कर आए, वो उसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया से निकल कर आए। कहने का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं मलेरिया की तो हर साल यहाँ पे मलेरिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी 2023 में केसेस थोड़े से कम देखने को मिले, लेकिन जब पिछले साल की बात करते हैं साल 2022 में, तो दुनिया भर से अलग अलग अमेरिका वाला रीजन, साउथ अमेरिका, यूरोप, सभी जगह से केसेस आ रहे हैं। तो दुनिया भर में 2022 में 66% मलेरिया के जो केस हैं वो डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया से देखने को मिले। ठीक है। और ये जो साउथ ईस्ट एशिया में इतने 66% केसेस हैं वो डायरेक्टली कहाँ से आए, इंडिया से आए, क्योंकि इंडिया भी वहीं पर आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा। तो भारत के बहुत सारे केसेस मलेरिया के आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये रिपोर्ट पब्लिश की है किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023, जिसमें बोला है कि लगभग 46% के आसपास जितने भी केसेस मलेरिया के हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाले हैं। अब दोस्तों मलेरिया भी अलग अलग कारण की वजह से होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसकी वजह से होता है, एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2023 में तो केसेस थोड़े कम हुए। 2022 में दोस्तों अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में मलेरिया के केसेस 249 मिलियन के आसपास थे। ठीक है। ये डिक्लाइन होके 76% के आसपास यहाँ पर डिक्लाइन हुए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हुई हैं 2023 में, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, इन केसेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मलेरिया कई बार अगर अच्छे से इसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो ये जानलेवा भी बन जाती है, इंसान की जान भी ले लेती है। आजकल वैसे ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। ठीक है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा 2022 में, ज़्यादा मलेरिया के केसेस भारत से आए, इस वजह से यह न्यूज़ में है। तो एग्जामिनेशन के लिए आपने करना क्या है, एग्जामिनेशन में दोस्तों ये आपको आर्टिकल बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए मलेरिया के बारे में। क्या है मलेरिया, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मलेरिया ऑब्वियस सी बात है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है। फैलती कैसे, मच्छरों की वजह से फैलती है, और मच्छर जब काटता है स्पेशली मच्छरों में प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से बीमारी फैलती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बीमारी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, यहीं पर देखने को मिलती है। ये जो पैरासाइट है ये कैसे फैलता है, एक मच्छर है फीमेल मच्छर जिसको बोलते हैं एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। तो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो की वजह से ही दोस्तों ये बीमारी, इसके काटने, इस मच्छर के काटने की वजह से ये बीमारी फैलती हुई नज़र आती है। जब एक इन्फेक्टेड मच्छर एक इंसान को काटेगा तो वो पैरासाइट उसके खून में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो कि वो पैरासाइट ट्रैवल करते करते उसके लीवर तक पहुंच जाएगा, और वो पैरासाइट थोड़े दिनों में और ज़्यादा मजबूत होने के बाद में एक इंसान को मलेरिया की चपेट में जकड़ लेगा। ठीक है। बाकी आप बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण यहाँ पे जब देखने को मिलते हैं, जब किसी को मलेरिया होता है तो बहुत ज़्यादा उसको पसीना आता है, सर में दर्द, ठीक है, नौसिया, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार के सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं।
इसके टाइप्स की बात करेंगे तो 4 प्रकार के दोस्तों पैरासाइट्स होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। और उन 4 प्रकार के पैरासाइट में पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इसी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस हमको देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपको चारों फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला जो प्रकार है पैरासाइट का वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, दूसरा प्रकार है पी ओवेल, तीसरा है पी मलेरियाई और चौथा है पी फैल्कीपैरम। अगर हम भारत का सिनेरियो देखें, इंडिया में किस प्रकार से ये केसेस नज़र आ रहे हैं, तो दुनिया भर में जितने भी मलेरिया के केसेस हैं उसके 2% इंडिया से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे तो लगभग इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 85% के आसपास, 66% के आसपास केसेस भारत में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी मलेरिया से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से 22 तक का ये टारगेट था। देन उसके बाद में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। कई बार ये इनिशिएटिव डायरेक्टली आपसे मेंस में पूछ लिए जाते हैं कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, ज़रा इसके बारे में बताओ। तो ये इनिशिएटिव्स के बारे में डायरेक्टली आपसे मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्जांपल जीका वायरस, डेंगू, इनको लेकर ऑलरेडी सवाल बन चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मलेरिया को लेकर भी सवाल बन जाए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगेन एक और डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों ये जो बीसीजी वैक्सीन होती है ये किस लिए दी जाती है? टीबी के मरीज को, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जहां पर मेंशन किया गया है कि जो बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी है उसको हम शुरू करेंगे अलग अलग 23 राज्यों में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो बीसीजी वैक्सीनेशन बनाया गया है ये वैक्सीनेशन एडल्ट्स के लिए नहीं है, केवल बच्चों के लिए है। 18 से ऊपर उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उनको ऊपर ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। इवन यहाँ पर इस वैक्सीन को लेकर एक वार्निंग प्रोटेक्शन ये भी जारी की है कि कभी कभी हम ये देखते हैं बच्चों में भी ये बीसीजी वैक्सीन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो पाती। ये बाहर से बनाई गई वैक्सीन है जिसको दुनिया भर ने धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया, और भारत भी यहाँ पर बाहर से मंगाता है इस वैक्सीन को, इसका यूज़ करता है टीबी जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इंडिया अभी क्या कर रहा है, बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी कर रहा है। ठीक है, भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, जो एडल्ट लोग हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, ठीक है, उनके ऊपर ये वैक्सीन कैसे काम करेगी उसको लेकर ये स्टडी करने का काम कर रहा है। समझ गए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है टीबी की प्रॉब्लम पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको रोकने के लिए हमें ये वैक्सीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है स्पेशली एडल्ट्स के लिए वो भी हमको यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही बोलता है कि जो टीबी की बीमारी है, ये टीबी की बीमारी का एक बहुत जो बड़ा बर्डन है वो इंडिया जैसे देशों के ऊपर है, और इंडिया के अंदर ऑब्वियस सी बात है टीबी के केसेस बहुत सारे हैं। तो ये स्टडी करना ज़रूरी है। अगर बच्चों को ठीक कर लेते हो तो ठीक है, तो एडल्ट्स को भी आपने ध्यान में रखना होगा। तो जो इस स्टडी का फेस 1 है वो स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर बाकी स्टेट्स में भी इसकी टेस्टिंग की जाएगी, ताकि टीबी के मरीज को जो स्पेशली एडल्ट है उनको भी ये प्रॉपर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो क्या है बीसीजी वैक्सीन, आओ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो प्रीलिम्स में कैसे फैक्ट्स पूछे गए हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो इतिहास में कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको यार। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीसीजी वैक्सीन हम पढ़ते तो बहुत हैं, काफ़ी कम लोग होंगे जिनको इसकी फुल फॉर्म पता होगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन। ठीक है, तो ये वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए। इस वैक्सीन को किसने बनाया है? इसको डेवलप किया है कैलमेट और गुएरिन के थ्रू। तो इन्हीं के नाम के ऊपर इस वैक्सीन का नाम भी रखा गया। ये दोनों पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पर इस वैक्सीन को बनाया और ह्यूमन बींग्स में यहाँ पर ट्राई किया 1921 में। समझ गए? देन उसके बाद में ये जो वैक्सीन है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वैक्सीन है पूरे दुनिया में, और कहीं ना कहीं जो बच्चा पैदा होता है तो उसके इम्यूनाइजेशन के लिए भी यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है। भारत ने भी अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में इस बीसीजी वैक्सीन को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो जो बीसीजी वैक्सीन है ये ट्यूबरक्लोसिस से तो बचाती है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ कई सारी और बीमारियां होती हैं, जैसे लेप्रोजी हो गया, बुरुली अल्सर हो गया, इस प्रकार की प्रॉब्लम से भी यहाँ पर बचाने का काम करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये अक्सर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं उनको ही दी जाती है। बहुत मुश्किल से हम देखते हैं कि भाई 16 साल से ऊपर का जो उम्र का व्यक्ति है उसको ये वैक्सीन दी जाए, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो उसी के ऊपर यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एडल्ट्स के ऊपर में किस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे तो वो करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया जा सके। समझ गए? अब थोड़ा सा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टीबी
एक बेसिक चीज़ है जिसके लिए ये वैक्सीन यहाँ पर तैयार की गई है। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। ये होती कैसे है? एक बैक्टीरिया की वजह से जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बीमारी ज़्यादातर हमारे फेफड़ों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। ये बीमारी ठीक की जा सकती है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के भी दोस्तों दो प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो दो इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लेटेंट टीबी और दूसरा होता है एक्टिव टीबी। जो लेटेंट टीबी होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो इनएक्टिव स्टेट में, वो काम नहीं कर रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस चक्कर में जो टीबी होती है एक इंसान को, उसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखाई पड़ते और मतलब कि वो इंसान ज़्यादा मतलब नॉर्मल रहता है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ये बीमारी फैलती भी नहीं है टीबी वाली जब किसी को लेटेंट टीबी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो बॉडी में वो फुर्तीला नहीं है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर रहा तो कभी भी काम नहीं कर सकता, कभी भी वो एक्टिव हो सकता है। और जब एक्टिव होगा तो अगेन यहाँ पर बॉडी को डैमेज करना शुरू करेगा। तो ये होता है लेटेंट टीबी। और दूसरा होता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे बॉडी में पूरा तरह से एक्टिव होता है, बॉडी को पूरी तरह से बीमार कर देता है। इंसान के जो सिम्टम्स और लक्षण हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। दुनिया में जो आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं टीबी के, वो लेटेंट टीबी के ही केसेस हमको नज़र आते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं जो टीबी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं, उनका जो रिस्क होता है ज़िंदगी का वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो पहले के कंपैरिजन में, पहले तो टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर देखी जाती थी कि भाई एक इंसान को टीबी हो गया तो उसका बचना बहुत मुश्किल है, ऐसा देखा जाता था। बट आज के समय पर काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, HIV से गुजर रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर है। और इम्यून सिस्टम किसी इंसान का कमज़ोर है तो छोटी से छोटी बीमारी उसके लिए जानलेवा बन सकती है, तो उसको ये टीबी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। या ऐसे लोग जो तंबाकू वगैरह का बहुत यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी टीबी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सवाल यह है क्या ये टीबी बीमारी फैलती है? बिल्कुल, इसका ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। यह ट्रांसमिट कैसे होती है? एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकती है। सपोज़ एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि टीबी से गुजर रहा है, एक व्यक्ति है जो टीबी से गुजर रहा है, उसके सामने एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो टीबी वाला व्यक्ति है वो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के सामने छींक दे, खांस दे, तो उसके जो शरीर के अंदर जर्म्स हैं वो जर्म्स बाहर निकले और वो जर्म्स के कांटेक्ट में अगर नॉर्मल वाला पर्सन आ जाए तो वो टीबी की बीमारी उसको भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि जब कोई टीबी का व्यक्ति जिसको यहाँ पर टीबी हुआ है तो वो अगर स्नीज़ कर दे, स्पेट कर दे, थूक दे, छींक दे, खांस दे, तो इससे यहाँ पर जो जर्म्स है वो एयर में आ सकते हैं और वो जो एयर है वो अगर एक नॉर्मल पर्सन इनहेल कर ले तो वो जर्म्स उसके अंदर पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीबी की प्रॉब्लम है वो उसको भी हो सकती है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो जो कॉटन होती है, जो कपास होती है, उसके हम सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर बनने वाले हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। हुआ क्या, भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री 2030 तक कहीं ना कहीं $250 बिलियन तक पहुँच जाएगी, ऐसा हमारा टारगेट है। ठीक है, $100 बिलियन का जिसमें से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बात खुद हमारे टेक्सटाइल और जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने यहाँ पर बोली है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है। इन्होंने ये बोला है, क्योंकि ये सारी बातें, पहली चीज़ बताओ बोली कहाँ पे गई हैं, क्योंकि अभी 81वां सेशन हुआ किसका, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी का। ठीक है, जहाँ पर हमारे मिनिस्टर प्रेजेंट थे। उन्होंने बोला इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कपास, ये जो कॉटन का कल्टीवेशन है वो किया जाता है। हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन के, हमें दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनना है। तो इंडिया जल्द ही विल बी द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, ऐसा यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी 2030 तक $250 बिलियन तक पहुँच जाएगी, जिसमें से हम $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये इंडस्ट्री एक अलग ही लेवल पर होगी, दूसरे इंडस्ट्रीज़ को एक टक्कर का कॉम्पिटिशन दे रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो ये कॉटन है वो है क्या, भारत में कॉटन की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए, ये कौन सी क्रॉप है, क्योंकि इसको लेकर डायरेक्टली यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है। तो दोस्तों जब बात करते हैं कॉटन की, तो भारत एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में कॉटन का, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं हम। ठीक है, लेकिन हम एक बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। तो बहुत सारा जो यहाँ पर ये रुई है उसको हम अपने देश में कंज्यूम भी करते हैं।
अब कॉटन में हमने अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया, स्पेशली जो आज के साल बीटी कॉटन जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। इसके जीन के अंदर बदलाव करके एक नया कॉटन बीटी कॉटन हमने तैयार किया है, जो कि सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इवन आज के समय पर 95% बीटी कॉटन उगाया जा रहा है, जब से इसको लाया गया है। 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत हर साल 6 मिलियन टन के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारे दुनिया के कॉटन का 23% है। और साथ ही साथ में इंडिया दोस्तों ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोडक्शन भी करता है। भारत 51% के आसपास ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया में। अब जो ये कॉटन है, जो ये कपास है, वो है क्या दोस्तों? ये एक प्रकार की खारीफ क्रॉप है, ठीक है। 6 से 8 महीने लगते हैं इसको पूरी तरह से उगने में। ये ऐसी फसल है कि इसमें अगर सूखा वगैरह पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको हम आराम से उगा सकते हैं। टेम्परेचर लगभग 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चाहिए होता है। और अगर हम टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग देश को देखें तो अभी भी नंबर 1 पर चाइना है, सेकंड प्रोड्यूसर हमारा भारत है, और तीसरा प्रोड्यूसर आपको यूएसए देखने को मिलेगा। अब स्पेशली जब हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये टॉप स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कॉटन की जो प्रजातियाँ हैं आज के समय पर, वो 4 स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। टोटल यहाँ पर 4 प्रजातियाँ हैं कॉटन की, और चारों प्रजातियों के नाम कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो। गॉसिपियम आर्बोरियम, जी हार्बेसियम, जी हिरसतम और जी बारबाडेंस। तो अगर हम इन चारों प्रजाति को थोड़ा और फर्दर यहाँ पर पढ़ें तो जो पहले की स्टार्टिंग की दो हैं, गॉसिपियम आर्बोरियम और जी हर्बेसियम, इन दोनों को हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जानते हैं या एशियाटिक कॉटन के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कौन सी है और एशियाटिक कॉटन कौन सी है। तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, एशियाटिक कॉटन दोनों एक ही का नाम है। ये है गॉसिपियम आर्बोरियम और जी हर्बेशियम। और 2 बाकी बची एक जो कॉटन है यहाँ पर, जी हिरसतम और जी बारबाडेंस। तो जी हिरसतम जो है इसको हम अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं, और जो जी बारबाडेंस इसको इजिप्टियन कॉटन के नाम से जानते हैं, या फिर ये दोनों कॉटन को हम न्यू वर्ल्ड कॉटन की स्पीशी के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग की दोनों ओल्ड कॉटन और यहाँ पर आखिरी की दोनों यहाँ पर न्यू कॉटन की स्पीशी के नाम से भी जाना जाता है। एक होती है हाइब्रिड कॉटन, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जीन के अंदर बदलाव करके तैयार किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन। अब दोस्तों भारत में जितना भी ये कॉटन है, इसका प्रोडक्शन है, ये पूरी इंडस्ट्री है, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या CCI के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया मत समझना, यह है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस बॉडी को बनाया गया था 1970 में, 1970 में। कौन से मंत्रालय के अंडर में? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में इसको तैयार किया गया। इसका हेडक्वार्टर है CBD बेलापुर, यानी नवी मुंबई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल यही है दोस्तों कि हमारे कॉटन का जो पूरा मार्केट है इसको ग्रो करना, इसके लिए जो MSP वगैरह है यहाँ पर उसको अनाउंस करवाना है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके मेन मकसद है। और इसके ऊपर रिसर्च करने का भी काम करता है। और रिसर्च करने के लिए हमारे पास में कॉटन की अलग से बॉडीज़ हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। ठीक है, ये एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया। इसका मेन काम है कॉटन के ऊपर लगातार रिसर्च करना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना, जिससे हम कॉटन को एक बेहतर क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो UPSC ने साल 2008 में एक प्रश्न पूछ लिया डायरेक्टली कॉटन से संबंधित। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यह है कि कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। आपको यहाँ पे 4 फसलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से बताओ कौन कौन सी खारिफ फसलें हैं। ऑप्शन नंबर A कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और वीट। ये 4 ऑप्शन हो गए। बताओ इनमें से कौन कौन सी खारिफ फसलें हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपको पता है कॉटन के बारे में भैया, जो कॉटन है वो भी यहाँ पर एक खारिफ फसल है। कॉटन, ग्राउंडनट भी खारिफ है और राइस भी खारिफ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C 1, 2 और 3 एग्जैक्टली होना चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपने पढ़ना होगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है कोविड के बाद में हमारी केंद्र सरकार ने जो जियान स्कीम है, अब जियान स्कीम डोरेमन वाला जियान नहीं है ये, अब GIAN स्कीम इसको बोल सकते हो। अब GIAN की फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ कि इस जियान स्कीम का जो चौथा फेज़ है इसको अप्रूवल दे दिया है हमारी केंद्र सरकार ने, क्योंकि कोविड के समय पर इस स्कीम को रोक दिया गया था। ना वापस इसको अप्रूवल मिल चुका है, वापस से रीस्टार्ट इसको किया जा रहा है। क्या है ये जियान स्कीम, कैसे वर्क करती है, हर एक एस्पेक्ट्स को हम क्लियर करेंगे। इस आर्टिकल में ही सारी चीज़ें प्रेजेंट करके प्रोवाइड करवाई गई हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारी केंद्र सरकार ने दोस्तों 126 करोड़ रुपया खर्च किया है
क्यों खर्च किया है? जो बाहर के विदेश की फैकल्टी हैं, बाहर विदेशी टीचर्स हैं, उनको ये पेमेंट प्रोवाइड करवाया गया है। क्यों? क्योंकि जियान स्कीम का मेन पर्पज़ यही है कि जो बाहर के फैकल्टीज़ हैं, फॉरेन फैकल्टीज़ हैं, उनको इंडिया में लेकर आया जाए और उनसे 1 वीक या 2 वीक का जो कोर्स है वो कंडक्ट करवाया जाए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर में। तो जो फैकल्टी हैं, अगर किसी फैकल्टी से हम 1 सप्ताह का कोर्स करवा रहे हैं तो 1 सप्ताह की टीचिंग के लिए उसको 7 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसे 2 सप्ताह की टीचिंग करवाइए तो उसके लिए यहाँ पर उसको 12 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है। और लगभग कह सकते हो कि अभी तक 1000 से ज़्यादा जो अकेडमिक्स हैं वो यहाँ पर इस प्रकार के कोर्स को कंडक्ट कर चुके हैं। और कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो 2 सप्ताह वाले कोर्स भी कर चुके हैं। 500 के आसपास ऐसे हैं जो दो सप्ताह वाला कोर्स कर चुके हैं और कई सारे ऐसे हैं जो 1 सप्ताह वाला कोर्स कर चुके हैं। और यहाँ पे पिछले कुछ समय में जो भी फैकल्टीज़ बाहर से आए हैं वो ज़्यादातर आप कह सकते हो इजराइल से आए हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, सुबीर सरकार हो गए, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बेस्ड फिजिस्ट हो गए, है ना। उसके अलावा यहाँ पर ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पर एक है ताबिश खैर, ठीक है, एक प्रोफेसर हैं, ये कहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के अंदर में। तो इस तरीके के बाहर जो विदेशी फैकल्टीज़ हैं उनको यहाँ पर लेकर आया गया। हमारे पास में द हिंदू के पास में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लगभग 2101 अप्रूव्ड कोर्सेज हमको देखने को मिल जाते हैं और इन कोर्सेज में से अभी तक 1772 कोर्सेज डिलीवर कर दिए गए अक्टूबर 2023 तक। अभी कुछ कोर्सेज बचे हैं तो वो कोर्सेज दोस्तों यहाँ पे पूरे करवाए जाएंगे। तो इस स्कीम को वापस से स्टार्ट किया जा रहा है। कोविड के समय पर इसको रोक दिया गया था बट वापस से अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। लगभग 59 कंट्रीज से अलग अलग जो टीचर्स हैं वो आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए। ज़्यादातर जो लेक्चर्स है दोस्तों वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दिए गए हैं, चाहे वो जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हो या NITs हो, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए। तो इनमें ज़्यादातर ये लेक्चर दिए गए हैं जो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं IITs और NITs में। ये चीज़ें बेसिक हैं वहाँ पर। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के जो ये कोर्सेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें बहुत कम किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कहना यह है कि अब की बार हम स्पेशल फोकस करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ज़्यादातर इस प्रकार के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। अब दोस्तों जो अकेडमिक्स आए हैं, जो जिन्होंने इंडिया विजिट किया, वो कौन कौन से देश से कितने कितने लोग आए, कितने कितने फैकल्टीज़ आए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जियान स्कीम क्या है ये आप समझ गए। यहाँ पर क्या है, बेसिकली एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के ऊपर, एक हाई क्वालिटी प्रोवाइड करवाने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है, ठीक है। तो जियान स्कीम कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है ये वसुधैव कुटुंबकम को एक रियलिटी में बदल देता है कि हाँ भाई पूरी दुनिया एक परिवार है, इसको एक रियलिटी में तब्दील करने का काम करता है। ये प्रोग्राम हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो कि बेसिकली हायर एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने का काम करता है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर एकदम बेस्ट क्वालिटी की फैकल्टी के साथ में इंटरेक्ट करवाएगा, जिससे स्टूडेंट्स और ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि अपने करियर के लिए रिफाइन हो सकेंगे। इस स्कीम के तहत दोस्तों कई सारे अकेडमिशियंस, कई सारे जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं और आगे भी कंडक्ट किए जाएंगे। ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट से कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं ली जा रही है, यह मैंने आपको बताया, ठीक है। और बाकी जो दूसरे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें यहाँ पर एक नॉर्मल फ़ी के साथ में यहाँ पर इसको पढ़ाया जा रहा है। IIT कानपुर ने तो अपना एक पूरा पोर्टल वगैरह भी बना दिया है जहाँ पर वो लाइव कोर्सेज चला रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जियान स्कीम क्या है ये आपको पता चल गया। इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंटेड साइंटिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको इंटरेक्ट करना भारत के हायर एजुकेशन के अंदर में। ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में तेज़ी से कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा, क्वालिटी रिफॉर्म्स करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे देश में वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। ये मेन पर्पज़ है जियान स्कीम का। तो कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा जियान स्कीम को लेकर तो आई होप आपके पास में क्लैरिटी आ चुकी है। एक बार फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, फिर से बता देता हूँ, फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो है अगेन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। आज ना कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं क्योंकि आज संडे भी है, संडे में कुछ ज़्यादा खास आर्टिकल या एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। साइंस एंड टेक के कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो मैं अभी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। BCG वैक्सीन वाले जो आर्टिकल है वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर प्रेजेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की जा रही है भारत का जो चाय के पत्ती का प्रोडक्शन है वो 12% से इंक्रीज़ हुआ है अक्टूबर के महीने में, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इंडिया का जो टी प्रोडक्शन है ये 12.06% से इंक्रीज़ हुआ है अक्टूबर में, यानी टोटल 182.84 मिलियन किलोग्राम्स तक यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया है। तो कहोगे अक्टूबर का ये, हाँ
ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? अक्टूबर से पहले जो महीना है सितंबर का महीना, या पिछले साल का अक्टूबर के महीने को देखोगे तो इतना प्रोडक्शन नहीं था। पिछले साल यहाँ पर अक्टूबर के महीने में 163.15 मिलियन किलोग्राम के आसपास का प्रोडक्शन था। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है इस बार जो चाय की पत्ती का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है वो वेस्ट बंगाल में हमने देखा है, असम में देखा है, असम में भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। तो वेस्ट बंगाल, असम यानी कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन साउथ इंडिया में दोस्तों यहाँ पर ये प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। साउथ इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो चाय की पत्ती दो प्रकार की होती है, एक होता है सीटीसी और दूसरा होता है यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स टी। तो सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स में सबसे ज़्यादा जो हम चाय पत्ती पीते हैं या सबसे ज़्यादा बिकती भी है वो सीटीसी वाली बिकती है। तो जो सीटीसी वाला यहाँ पर प्रोडक्शन है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रहा, 167.72 मिलियन किलोग्राम के आसपास रहा अक्टूबर के महीने में। और जो ऑर्थोडॉक्स टी है इसका प्रोडक्शन केवल और केवल 12.98 मिलियन किलोग्राम्स के आसपास रहा। ठीक है, तो सीटीसी और ये ऑर्थोडॉक्स टी दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखना। क्या होता है डिफरेंस, आओ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों जो ऑर्थोडॉक्स टी होती है ना, इसमें पूरी पूरी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, होल लीफ होती है यहाँ इसमें। जबकि जो सीटीसी होती है ये थोड़ा अलग है। सीटीसी की फुल फॉर्म क्या है इसमें? सीटीसी की फुल फॉर्म है क्रश टीयर कर्ल। यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सीटीसी वाली चाय पत्ती यूज़ करते हैं। ये आप देख पाओगे सीटीसी वाली टी है और ये ऑर्थोडॉक्स टी है जहाँ पर होल लीफ आपको यहाँ पे नज़र आती है। क्लियर? अब दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है मेन मुद्दा। हम बात करने वाले हैं टी प्रोडक्शन के बारे में, भारत में जो टी इंडस्ट्री है कहाँ पर स्टैंड करती है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुका है एग्जामिनेशन के अंदर में, स्पेशली प्रीलिम्स में। तो पॉसिबिलिटी है दोबारा क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो ध्यान रखना है, रिविजन करते रहना है। और क्योंकि आखिरी बार हमने इस आर्टिकल को पढ़ा है 5 अक्टूबर को, तो अक्टूबर भी पूरा निकल गया, नवंबर भी पूरा निकल गया, दिसंबर में आ चुके हैं। तो लगभग 2 महीने बाद हम यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टी की। तो टी क्या है दोस्तों? टी यहाँ पर एक ऐसा ड्रिंक है जो कि एक प्लांट से बनता है। जो चाय है ज़्यादातर लोग पीते होंगे या मैक्सिमम लोग चाय पीते ही होंगे जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। टी किससे बनती है? एक प्लांट से बनती है जिसका नाम है कैमेलिया सीनेंसिस प्लांट। ध्यान रखना, जो चाय है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है पानी के बाद। पहले तो सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं, ऑब्वियस ही बात है, उसके बाद सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है पूरे दुनिया में। टी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? हम चाय पीते हैं लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आज जानकारी मिल जाएगी। कहाँ से आई ये चाय का कॉन्सेप्ट, चाय की पत्तियाँ। दोस्तों बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो ओरिजिनेशन, कुछ एविडेंस ये बोलते हैं कि सबसे पहली बार जो चाय है वो कंज्यूम की गई थी आज से 5000 साल पहले चाइना के अंदर, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। अब अगर आपको चाय की पत्ती की खेती करनी है तो इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? पहली चीज़, टी एक ट्रॉपिकल प्लांट है। जो हमारा ट्रॉपिकल वाला रीजन है जहाँ पे थोड़ी गर्मी है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, नमी है क्लाइमेट में, तो वहाँ पर ये चाय पत्ती बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकती है। इसमें जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। और अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो इससे यहाँ पर चाय पत्ती की खेती बेकार हो जाएगी। बारिश 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर चाहिए होती है, समझ गए। और सबसे ज़्यादा बढ़िया जो सॉइल हो, जो मिट्टी जिसमें चाय की पत्ती की खेती हम कर सकते हैं, वो है स्लाइटली एसिडिक सॉइल। एक ऐसी सॉइल जिसमें थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट हो, दूसरा यहाँ पर बिना कैल्शियम की सॉइल हो वो। अब भारत और चाय के उत्पादन का क्या रिलेशन है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाय का, क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है और हमारी सुबह भी चाय से ही होती है और शाम भी चाय पे ही ख़त्म हो रही है। तो क्या है, तो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं हम यहाँ पर चाय के, सबसे ज़्यादा पी जाती है चाय इंडिया में। और साथ ही साथ में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं चाय के हम। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसका मतलब हमसे पहले कौन है? हमसे पहले चाइना है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हम दोस्तों वर्ल्ड में चौथे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं चाय पत्ती के। और चाय को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि इसके बेसिस पर एक इंटरनेशनल टी डे मनाया गया। हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, समझ गए। और दोस्तों ये जो जैसे हमने अभी कॉटन के बारे में पढ़ा था ना, कि कॉटन के सेक्टर को मैनेज करने के लिए हमारे पास में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके एक बॉडी है, उसी प्रकार से टी सेक्टर को, ये चाय के पत्ती का ये पूरा इंडस्ट्री जो है इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक टी बोर्ड है। टी बोर्ड जो कि स्टैचुरी बॉडी है, एक पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से बनाई गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। टी बोर्ड में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, टी प्रोड्यूसर, टी ट्रेडर, ब्रोकर, कंज्यूमर, इन सब में से कुछ कुछ मेंबर्स को लिया जाता है।
ये जो बोर्ड है ये हर 3 साल बाद दोबारा से बनाया जाता है। इस बोर्ड का मेन काम यही है कि भैया जो चाय की पत्ती का कल्टीवेशन है, इसकी मार्केटिंग है, इसको बढ़िया तरीके से चलाना, प्रमोशन जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करना, रिसर्च और डेवलपमेंट करना इस सेक्टर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चाय की पत्ती की ग्रोथ हमारी हो सके। टी बोर्ड के मेन ऑफिस भी हैं इनके। जो मेन इनका हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, ध्यान रखना। बाकी इसके 23 ऑफिस हैं अलग अलग रीजन्स में, इसमें कुछ खास पढ़ने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और है, इसके 2 ओवरसीज़ ऑफिस भी हैं। जो हमारा टी बोर्ड है इसके विदेश में कुछ ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पर? दुबई और मॉस्को में। ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हो। तो आप देखोगे तो यूपीएससी ने 2022 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल ये पूछ लिया कि बताओ भैया टी बोर्ड के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट, सॉरी 4 स्टेटमेंट है, बताओ इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या टी बोर्ड स्टैचुटरी बॉडी है? सही बात है, अभी हमने पढ़ा भाई, हाँ इसको एक लॉ के माध्यम से बनाया गया है। क्या एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में आ रही है? अभी पढ़ेंगे। टी बोर्ड का मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। गलत बात है, बेंगलुरु नहीं, कोलकाता में है, अभी हमने पढ़ा था। इसके मेन ओवरसीज़ ऑफिस दुबई और मॉस्को में, जी हाँ बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था इसके। तो यहाँ पर ये वाला भी सही है और ऊपर यहाँ पर फर्स्ट वाला भी सही है। और स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डी, 1 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है और चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बन जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए आते हैं उसके बाद में आज के आखिरी आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बिहार की सरकार को डायरेक्ट करते हुए ये बोला है कि भैया जो गंगा नदी आपको पता है ना बिहार से गुजर कर निकल रही है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है बाद में ब्रह्मपुत्रा के साथ में मिलकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को बोला है कि गंगा नदी के किनारे किनारे जो लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखा है, अपने घर बना रखे हैं, उल्टा सीधा यहाँ पर अपना काम डाल रखा है, तो वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। हटानी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों वहीं पे लोग रह रहे हैं नदी के किनारे और वहाँ पे इतना पोल्यूशन कर रहे हैं जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता हुआ चले जा रहा है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद एक पिटीशन, एक याचिका जारी की गई थी, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पे बिहार की सरकार के ऊपर ये जोर दिया है। और बिहार की सरकार बोल रही है कि हाँ धीरे धीरे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो ये इलीगल तरीके से जो लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इलीगल घर वगैरह झोपड़पट्टे जो भी बना रखे हैं गंगा नदी के किनारे, वो सब हम हटा देंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एक सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि गंगा नदी के अंदर इंडिया में पाई जाने वाली इकलौती डॉल्फिन गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में आपको पता होगा, वो भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है दोस्तों, जिसको हमने शेड्यूल 1 के अंदर में, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके शेड्यूल 1 के तहत हम लोगों ने प्रोटेक्शन दे रखी है कि भाई इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन हम पोल्यूशन करके उसको मार दे रहे हैं। वो डॉल्फिन ऑलरेडी बहुत खतरे में है, बहुत मुश्किल से पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है, उसको साफ़ पानी में रहना पसंद है। अब वो पानी गंदा करेंगे वो मर जाएगी, समझ गए? इतना ही नहीं, इससे यहाँ पर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, कई सारे एरिया में यहाँ पर वो पीने का पानी पहुँच रहा है उस नदी से, वो पानी कहीं ना कहीं कह सकते हो कॉन्टेमिनेट हो रहा है, गंदा होता हुआ चले जा रहा है। तो हमें यहाँ पर वो जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनको हटाना ज़रूरी है ताकि हम गंगा नदी को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का जो ये स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की साइड से आया है। तो थोड़ा सा गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये डॉल्फिन यहीं पर पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका, ठीक है, इसको बनाया गया था, इस डॉल्फिन को डिस्कवर किया गया था 1801 में। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी में। तो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी दोस्तों यहाँ पर ये डॉल्फिन पाई जाती है। ये गंगा रिवर डॉल्फिन, इसको साफ़ पानी में रहना ज़्यादातर पसंद है। वैसे तो ये देख नहीं सकती हैं, ब्लाइंड होती हैं, लेकिन ये अपना शिकार वगैरह कैसे करती हैं? तो यहाँ पर ये डॉल्फिन एक साउंड प्रोड्यूस करती है ना, वो साउंड सामने जाती है, सामान से, किसी भी सामान से, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती है। तो जब वापस आती है तो उसको फील करके यहाँ पर ये अपना शिकार करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाओगे। तो आज के समय पर दुनिया भर में जो डॉल्फिन की स्पीशी है, इस वाली स्पीशी की बात करेंगे तो 4000 के आसपास बची हैं, और इनमें 80% इंडिया में पाई जाती हैं, स्पेशली गंगा नदी में। तो इस तरीके से अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो इन डॉल्फिन्स के ऊपर में सीधा सीधा खतरा बढ़ेगा। ठीक है, और ये डॉल्फिन हमारे रिवर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इससे पता चलता है कि हमारी नदी साफ़ है, क्योंकि इन डॉल्फिन को साफ़ पानी में रहना पसंद है, समझ गए? अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो पोल्यूशन एक मेन कारण है जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी प्रजाति की संख्या है, वो कम होती हुई नजर आई है। अब बात करेंगे कंजर्वेशन स्टेटस की, कि किस तरीके से यहाँ पर यह प्रोटेक्शन दी जा रही है इस डॉल्फिन को।
सबसे पहली चीज़, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि भाई इसका कोई शिकार नहीं कर सकता, करेगा तो सीधा उसको जेल में डाल दिया जा सकेगा या पेनल्टी मार दी जा सकेगी। IUCN के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसकी जो संख्या है उसको बचाने की ज़रूरत है, नहीं बचाया तो ये और ख़त्म हो जाएगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दी जाएगी। साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 मतलब मोस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो यानी इसका जो इंटरनेशनल व्यापार वगैरह है वो आप नहीं कर सकते। इसके इंटरनेशनल व्यापार में ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इसको कह सकते हो कि इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते, और इसी बेसिस पर यहाँ पे इसको ऐसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। समझ गए? तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, UPSC का एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ये आर्टिकल ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था? 2015 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर सी, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। ज़्यादातर आर्टिकल्स वही हैं जो आपके सिलेबस से लिंक्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करा करो। ये वीडियो इनफ है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी जाती है, और मॉर्निंग में जो वीडियो मिलता है उसको अगर आप मिला के दोनों को कवर कर लेते हो तो कोई चांस नहीं है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर करंट अफेयर छूट जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये जो प्रोविजंस है, उधार देने वाले प्रोविजंस, ये कौन से पर्टिकुलर बॉडी से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित दोस्तों आपको ये रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा, जिसके तहत यहाँ पर एक रैपिड फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री को। ठीक है, आई होप आपको हर एक आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ, क्योंकि आज संडे था, संडे में आर्टिकल ज़्यादा नहीं थे और हमारा मेंस का क्वेश्चन भी नहीं रहता है। तो आज आप खाली हो, पढ़ के बाकी अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।